अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 33 स्टार्ट करते हैं कैफ 1 का। कल हमने एक्रूअल्स पे बात शुरू की थी और मैंने आपसे बात की थी कि एक्सपेंस को हम रिकॉर्ड करते हैं जब वो इनकर हो जाए। ठीक है, ये बात हुई थी। बहरहाल बात शुरू से ही हो रही है। ठीक है, थोड़ी बहुत बात मैंने जाते जाते ये की थी ना, ये लिखवाए थे आपको, ऐसा ही है ना, आपकी क्लास की लिखे हुए हैं। लेकिन ये लिखे थे ना, क्लोजिंग पेएबल प्रीपेड, लेकिन ये सारी बात ज़रा ना दोबारा से एक बार होने लगी है, इसलिए पूरे ध्यान से सुनिएगा। एक्सपेंस को हम रिकॉर्ड करते हैं जब वो इनकर हो जाए। इनकर होने का मतलब क्या है? गुड्स के केस में हम गुड्स को रिसीव कर लें और सर्विस के केस में हम सर्विसेज को यूज़ अप कर लें, कंज्यूम कर लें। मिसाल दी थी आपको कि आपने बिजली का बिल यानी इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस कब रिकॉर्ड करना है? जब आपने बिजली इस्तेमाल कर लेनी। आपने सैलरी एक्सपेंस कब रिकॉर्ड करना है? जब आपने अपने एम्प्लॉय से सर्विसेज ले ली हैं, एक महीने तक वो आपकी खिदमत करता रहा। आपने तीसरी कौन सी चीज़ बताई थी? हाँ, रेंट एक्सपेंस कब रिकॉर्ड करना है? जब आपने अपनी दुकान या मकान को इस्तेमाल कर लिया। तो अब पर आप लायबल हैं कि आप उनके जो उन्होंने सर्विसेज दी हैं, आप लायबल हैं अपने एम्प्लॉई के, आप लायबल हैं वापडा के, आप लायबल हैं अपने लैंडलॉर्ड के कि आप उसको पे करें उन सर्विसेज के अगेंस्ट जो उन्होंने आपको रेंडर कर दी हैं, जो आपने यूज़ अप कर ली। ठीक है, तो एक्सपेंस को रिकॉर्ड करना है जब ये इनकर हो जाए, यानी गुड्स हैं तो रिसीव हो जाएं, सर्विसेज हैं तो यूज़ अप हो जाएं, कंज्यूम हो जाएं। ठीक है, नो मैटर कैश इज पेड और नॉट, ये इंपॉर्टेंट बात है। कैश पे हो या ना हो, हमारा इससे कोई सरोकार नहीं होता। हम एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के ऊपर चलते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो आपने बनाना सीखी इंट्रो में, ये एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के ऊपर बनती हैं। मैंने कल नहीं बात की थी, दूसरी क्लास में की थी, आप क्लास में नहीं की थी। ये वाली बात सुनो ज़रा, जो अब करने लगा हूँ, कि आप जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंट्रो में बना के आए हैं ना पीआरसी में, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दो बुनियादी पिलर्स पे, सुतूनों पे खड़ी हैं। नींद पूरी नहीं है तुम्हारी? अच्छा जी, हम जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाकर आए हैं पीआरसी में, वो दो बुनियादी पिलर्स के ऊपर खड़ी हैं। एक है एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और दूसरी है गोइंग कंसर्न अजम्पशन। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप देखते हैं, जो बनाते हैं, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की शक्ल ही बिगड़ जाए अगर इन दोनों में से कोई एक अजम्पशन हिल जाए। गोइंग कंसर्न अजम्पशन हिल जाए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की शक्ल ही बदल जाए। एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग हिल जाए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की शक्ल ही बदल जाए। कैश बेसिस के ऊपर हम अकाउंटिंग नहीं करते, हम एक्रूअल पे करते हैं। ठीक है ना? तो ये बड़ी बुनियादी दो चीज़ें हैं। जिस तरह की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप बना रहे हैं ना, इस तरह की बनती रहे इसके लिए। ठीक है, तो जो दो बुनियादी सुतूनों के ऊपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स खड़ी हैं, वो कौन कौन से हैं? गोइंग कंसर्न अजम्पशन और एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है ना? तो मतलब हमने कैश बेसिस के ऊपर अकाउंटिंग नहीं करनी होती। हमने एक्सपेंस को रिकॉर्ड करना है जब वो इनकर हो जाए, और इनकम को रिकॉर्ड करना है जब वो अर्न हो जाए। अभी इनकम की बात इंशाल्लाह मंडे को करेंगे। ठीक है, फिलहाल तो एक्सपेंस की बात ही हो रही थी। ठीक है, तो कैश पे हो चाहे ना हो, आपको एम्प्लॉय ने एक महीना सर्विसेज दे ली, आपका एक्सपेंस इनकर हो गया, आप कैश पे कर दें तो आप एंट्री पास करें सैलरी एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। अगर पे नहीं करें, एक्सपेंस फिर भी रिकॉर्ड करना है, करें सैलरी एक्सपेंस डेबिट सैलरी पेएबल क्रेडिट। आपने बिजली इस्तेमाल कर ली वापडा की, आपका इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस इनकर हो गया, कैश पे कर दिया है तो एंट्री करें इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। नहीं पे किया तो आप एंट्री करें इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट इलेक्ट्रिसिटी पेएबल क्रेडिट। आपने एक महीना दुकान या मकान को इस्तेमाल कर लिया, आप महीने के एंड पे खड़े होकर एक एक्सपेंस इनकर कर चुके हैं क्योंकि सर्विस यूज कर ली है। आपने कैश पे कर दिया है तो एंट्री पास करें रेंट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। और अगर आपने कैश पे नहीं किया है तो आप एंट्री करें रेंट एक्सपेंस डेबिट रेंट पे। आपने एक्सपेंस को रिकॉर्ड करना ही करना है जब वो इनकर हो जाए। कैश पे करना है या नहीं करना, यही तो एक्रूअल बेसिस के अंदर पड़ा था। कैश का पे होना है ना, कभी ज्यादा पे कर देते हैं, कभी कम पे कर देते हैं, कभी मुकम्मल पे करते हैं जितना एक्सपेंस था। ठीक है, इससे कतई नजर एक्सपेंस ने रिकॉर्ड होना है। कैश कम पे हो, कैश ज्यादा पे हो, कैश बराबर पे हो, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। एक्सपेंस के रिकॉर्ड करने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है कि जब वो इनकर हो जाए, जब आपने सर्विस यूज अप कर ली, आप एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लें। ठीक है, फिर हमने 2022 को करंट ईयर कहकर, ठीक है, कुछ वैसे ना करंट ईयर प्रीवियस ईयर जरा मुश्किल होता है बोलना, इसलिए 21, 22, 23 बोल देंगे ना हम। ठीक है जी, 22 में खड़े हैं,
22 में खड़े हैं, 22 में खड़े होकर क्लोजिंग डेट पर पेएबल कब बनेगा? अगर सर्विसेज 22 में रिसीव कर ली लेकिन कैश पे करोगे उसका 23 में, तो 22 के एंड पे खड़े होकर क्लोजिंग डेट पे क्या फील करोगे? लायबल पेएबल है। तो क्लोजिंग पेएबल कब होगा? जब सर्विसेज 22 में यूज अप कर ली लेकिन कैश 23 में पे करोगे। ये आसानी के लिए 22-23 बोल रहा हूं, ठीक है ना? मतलब जरूरी नहीं कि सारा साल ही हो, एक महीने का भी एक्सपेंस अगर यहां आपने इनकर कर दिया लेकिन पे नहीं किया तो वो एक महीना पेएबल है। बहरहाल आसानी के लिए सिर्फ समझा रहा हूं क्लोजिंग पेएबल कब होता है, क्लोजिंग प्रीपेड कब, ठीक है ना? तो अगर सर्विसेज आपने 22 में यूज अप कर ली लेकिन कैश 23 में पे करोगे तो 22 की क्लोजिंग डेट पर ये क्या होगा? पेएबल। सर्विसेज आर यूज अप इन 22 बट कैश विल बी पेड इन 23। और ओपनिंग पेएबल कब होगा? जब सर्विसेज आप 21 में यूज किए बैठे थे और उसको आपने 21 में पे नहीं किया था, तो 22 का साल शुरू होते ही सबसे पहले ये ओपनिंग में पेएबल खड़ा होगा। तो ओपनिंग पेएबल है सर्विसेज वर यूज्ड अप इन 21 बट कैश विल बी पेड इन 22, ठीक है? फिर यहां खड़े होकर 22 में आपने 23 वाला कैश भी आज ही पे कर दिया, तो क्लोजिंग डेट पे क्या फील करोगे? एंटाइटल्ड फील करोगे। आपके पास एक राइट टू रिसीव सर्विसेज इन फ्यूचर आ जाएगा। ये एसेट है, प्रीपेड कहते हैं इसको। तो क्लोजिंग प्रीपेड कब होगा? जब कैश आपने 22 में पे कर दिया, सर्विसेज आपने रिसीव करनी है अभी 23 में, तो फिर 22 के एंड पे खड़े होकर आप प्रीपेड कहोगे इसको, ठीक है? तो कैश इज पेड इन 22 हमारे साल में, बट सर्विसेज विल बी यूज्ड अप इन 23, तो फिर क्लोजिंग डेट पे क्या है? प्रीपेड। और ओपनिंग प्रीपेड क्या होगा? 21 में कैश पे किया था, 21 में सर्विसेज नहीं ली थी, तो 22 के अंदर शुरू होते ही 22 ओपनिंग डेट पे क्या होगा? ये ओपनिंग प्रीपेड। क्या लिखा था हमने? कैश वॉज पेड इन 21 बट सर्विसेज विल बी यूज्ड अप इन 22। यहां तक को मसला है तो बताएं। अच्छा, अब कोई भी एक्सपेंस हो सकता है, नाम उसका लिख लेंगे, जब लेजर बनाएंगे तो उस लेजर का नाम लिख लिया करेंगे, ठीक है? फिलहाल एक्सपेंस का लेजर जो है, इसके अंदर यही चीजें जो नजर आ रही हैं आपको, ये कैसे होंगी, नजर आएंगी। देखें, एक बात याद रखें, आप ये रेंट एक्सपेंस का लेजर आपने देखा हो बचपन में, एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, तो रेंट एक्सपेंस को अलग रखें और पेएबल या प्रीपेड को अलग रखें। बिल्कुल कुछ बच्चों ने इस तरह से भी पढ़ा होगा, ठीक है? लेकिन ये टू अकाउंट अप्रोच बिल्कुल सही है अपनी जगह पे, लेकिन हम सिंगल अकाउंट अप्रोच से चलते हैं। ज़्यादातर बच्चों ने इसी तरह से ही पढ़ा होगा, ठीक है? बहरहाल जिसने इस तरह से नहीं भी पढ़ा हुआ सिंगल अकाउंट अप्रोच से, इसीलिए मैं करवा रहा हूँ ये 2-2.5 दिन इसीलिए लगाता हूँ ताकि सब के सब बच्चे एक ही तरह से एक्रूवल को करने वाले बन जाएं, और एक्रूवल ने भी उसी तरह से आगे 16 की तरह से आगे हर जगह पे इस्तेमाल होना होता है। तकरीबन हर एडजस्टमेंट के अंदर हम करेक्शन ऑफ एरर करेंगे, हम अभी बोरिंग कॉस्ट करेंगे, हम गवर्नमेंट ग्रांट का टॉपिक कर रहे होंगे, हम एनपीओ कर रहे हैं, कैश फ्लो कर रहे हैं, एक्रूवल्स की एडजस्टमेंट आ ही रही होती हैं कहीं ना कहीं पे, ठीक है ना? तो इसलिए इसको समझना भी बहरहाल ज़रूरी है। अच्छा, तो टू अकाउंट अप्रोच से चलें, मतलब मल्टीपल अकाउंट अप्रोच से चलें या सिंगल अकाउंट अप्रोच से चलें, दोनों तरह से ही चला जा सकता है। हम चला करेंगे सिंगल अकाउंट से। इस अकाउंट के अंदर ही हम एक्सपेंस भी लिखेंगे, पेमेंट भी लिखेंगे, प्री पेमेंट्स भी यहीं पे या एक्रूवल्स वो भी यहीं पर आ जाएंगे, ठीक है? अब जो बातें हमने अभी तक की हैं उनके हिसाब से मुझे बताओ, क्लोजिंग डेट पे अगर 22 के साल में खड़ा हूं और क्लोजिंग डेट पे अगर पेएबल है, तो ये पेएबल लायबिलिटी है या एसेट? लायबिलिटी है। तो क्लोजिंग डेट पर अगर लायबिलिटी मैंने लेजर में लिखनी हो तो इधर लिखूंगा ना, क्रेडिट साइड पे, है ना? सर हिला रहे हो, कुछ होश करो। लायबिलिटी इस तरफ नहीं लिखते होते, क्लोजिंग डेट में लायबिलिटी लिखनी हो लेजर में तो इस तरफ लिखी जाती है। हाँ यस सर, ऑटो पे लगे हो, जाग के बैठो ना, खुली आंखों से सो रहे हो ट्रक ड्राइवरों की तरह, बदतमीज आदमी। मतलब कुछ भी कहूंगा तो यस करोगे, हैं? ऐसे थोड़ा ही होता है यार। सुनो तो सही क्या कह रहा हूं। अब फिर सुनो, 22 का लेजर बना रहा हूं, 22 का लेजर बनाते हुए क्लोजिंग डेट पर अगर पेएबल है तो इस लेजर में किस तरफ लिखूंगा? इधर ना, इधर। उसको भी समझ नहीं आ रही है, ऐसी नींद पड़ी हुई है। मैं खड़ा कर देना मैंने पीछे, तुम आधा घंटा पौना खड़े रहोगे ना, जाग आ जाएगी तुम्हें जी। तो क्लोजिंग अगर पेएबल होगा तो वो लेजर में इस तरफ लिखा जाता है, ठीक है जी? ओके, तो फिर ओपनिंग पेएबल, वो लायबिलिटी जिस तरफ होती है अगर ओपनिंग पेएबल,
ठीक है। अच्छा, और अगर एक्सपेंस प्रीपेड है, एसेट होता है, तो एसेट किस तरह नजर आता है? क्लोजिंग अगर लिखना हो तो क्रेडिट साइड पे, ठीक है। तो क्लोजिंग, सारे गलत बोल रहे हैं आज, एक भी सही नहीं जवाब दिया इसने। क्लोजिंग खैर नहीं है तेरी बेटा अभी इज्तिमा पे जाके, ठीक है, तो मैंने कान पकड़ाने हैं वहां पे। अच्छा, क्लोजिंग प्रीपेड है अगर एसेट है। ओपनिंग ठीक है जी। अच्छा, अब बताइए ये पेएबल क्या है? ये पेएबल क्या होता है? लायबिलिटी। अच्छा, लायबिलिटी है, गुड। क्या लायबिलिटी है, को बताएगा क्या है ये लायबिलिटी? फ्यूचर में पे करना है, यानी ये ऑब्लिगेशन टू पे है इन फ्यूचर। अच्छा, ऑब्लिगेशन टू पे, ऑब्लिगेशन टू पे कैश इन फ्यूचर। ठीक है जी। करंट भी हो, नॉर्मली करंट ही होती है ये एक्रूअल की लायबिलिटी, लेकिन ज़रूरी भी नहीं है। सवाल कह दे तो हो सकता है ना आपने अगले 4 साल का जो है वो किराया पिछले 4 साल का ना पे किया हो। एक बात कर रहा हूँ, नहीं वैसे नॉर्मली ये करंट ही होता है। हाँ, प्री पेमेंट जो है, प्री पेमेंट जो है वो 2-3 साल आगे की भी हो सकती है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, जो प्रीपेड है इसको आप क्लोजिंग डेट पर जो प्रीपेड नज़र आ रहा है इसको क्या कहेंगे आप? एसिड कहेंगे। अच्छा, तो अगर ये एसिड है तो ये एसिड कैसे है, ये को बताना पसंद करेगा? हाँ, राइट टू रिसीव कैश इन फ्यूचर है। भाई एक ने बोला राइट टू रिसीव कैश इन फ्यूचर, ना ना, वो डेटर होता है। राइट टू रिसीव, गुड्स बेची, पैसे नहीं आए, राइट टू रिसीव कैश इन फ्यूचर, ये पैसे पहले दे दिए हैं, सर्विसेज आनी है फ्यूचर में, हमें अगले 6 महीने तक हम बिल्डिंग इस्तेमाल करेंगे और उसका किराया नहीं देंगे, सर्विसेज मिल रही हैं, पैसे आज पे कर दिए। आप 1000 रुपया लोड कराते हो मोबाइल में, जिस वक्त आप लोड करवाते हो तो खुद को एंटाइटल्ड फील करते हो। साथ वाले मैं कर देता हूँ कॉल, यार कॉल मैं कर देता हूँ यार, मेरे पास पैसे हैं, एंटाइटल्ड फील कर रहे हो कि मैंने जो 1000 रुपया पे किया है, 1000 रुपया पे करने के बाद मैं इस काबिल हूं कि मैं अब ये 1000 रुपये के बराबर की सर्विसेज यूज कर सकता हूँ, ठीक है। तो प्री पेमेंट एक एसेट है। क्या है ये, क्या है, कैसे है एसेट? राइट है, राइट है टू रिसीव सर्विसेज इन फ्यूचर। बेटा अगर तो गुड्स होंगी तो वो फिर आपने एडवांस दिया होगा अपने सप्लायर को, तो वो एडवांस भी एक एसेट है, उसमें राइट टू रिसीव गुड्स इन फ्यूचर आएगा। पर मैं फिलहाल सर्विसेज की बात कर रहा हूँ, ज़्यादातर एक्रूअल में यही होता है, ठीक है। बेटा नॉर्मली करंट में जाता है, लेकिन अगर आपने आज एडवांस दिया और चीज़ें 3 साल बाद आनी है तो फिर नॉन करंट है, ठीक है। आपने आज एडवांस दिया और 3 साल बाद आपने सर्विसेज लेनी है तो फिर नॉन करंट है, लेकिन नॉर्मली ये करंट ही होते हैं एक्रूवल्स, प्रीपेमेंट्स, ठीक है। जाग रहा है अब थोड़ा थोड़ा जी, बत्ती आ गई है इसकी। अच्छा, ओके। अच्छा जी, एक और बात, ये जो प्रीपेड है इसको एडवांस भी कह दिया जाता है, एडवांस, ठीक है। और ये जो जालिम पेएबल है इसके बड़े नाम हैं, इसको एक्रूड भी कहते हैं, ओइंग भी कह सकते हैं, ड्यू भी कह देते हैं, एरियर भी कह देते हैं, आउटस्टैंडिंग भी कह देते हैं। हाँ जी, तो एक्रूड, ओइंग, आउटस्टैंडिंग, एरियर, ड्यू, ये सब के सब पेएबल के अल्टरनेटिव नेम्स हैं, ठीक है। लेकिन ये हैं बड़े जालिम, क्योंकि ये अगर एक्सपेंस के साथ लगें तो पेएबल का मतलब देते हैं,
अगर मंडे वाले दिन ये किसी इनकम के साथ लगेंगे ना तो रिसीवेबल का मतलब हैं बड़े जालिम। चलें अब इनकम आने में फिर देखेंगे, ठीक है। तो ये लेजर है कंप्लीट आपका, ठीक है, ओके। अभी नहीं, एंड पे बनाना। ये कुछ स्टेप्स हैं जो मैं बोलूँगा, आप लिख लीजिएगा, फिर बाद में तस्वीर भी बना लेंगे, ठीक है। फिलहाल इसको छुपा रहा हूँ, ओके। लें जी, ये लेजर हम इंशाल्लाह बनाएंगे अभी सवालों में बोर्ड के उस तरफ, ठीक है। अच्छा, लेकिन एक दो बातें पहले मैं करना चाहूँगा। पहली बात, क्या क्या ये, अच्छा अभी पूरा भी नहीं हुआ लेजर, सॉरी। एक्सपेंस के लेजर में कैश की पेमेंट भी होती है। कैश की पेमेंट की एंट्री क्या होती है? एक्सपेंस का लेजर डेबिट और कैश क्रेडिट। तो अगर कैश नज़र आएगा एक्सपेंस के लेजर में तो कहाँ नज़र आया करेगा? हमेशा डेबिट साइड पे, ठीक है। उसके बाद जिन बच्चों ने वो इस तरह से टू अकाउंट अप्रोच पड़ी भी हुई है, अगर मिसाल के तौर पे वो रेंट एक्सपेंस निकालते थे तो क्लोजिंग कैरी डाउन निकालने की बजाय यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस लिख लिया करते थे, बैलेंसिंग। मकसद कहने का ये होता है, कैरी डाउन भी लिख लो तो मतलब क्या होता है, कैरी डाउन भी लिख लो तो मतलब क्या होता है कि यहाँ से गया ट्रायल में और ट्रायल से चला गया एक्सपेंस है तो प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है ना। तो एक्सपेंस की फिगर हमेशा एक्सपेंस के लेजर में अगर आपको नज़र आएगी तो वो हमेशा क्रेडिट साइड पे नज़र आया करेगी। और यहाँ पे हमने लिखा जो भी एक्सपेंस होगा उस एक्सपेंस का नाम आ जाएगा इधर एक्सपेंस, और ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाती है फिर। अच्छा, अब असल बात तो मैं कुछ और करने लगा था, बाद में ये करने लगा था कि क्या ये ज़रूरी है कि कोई एक्सपेंस एक ही वक्त में प्रीपेड भी हो पेबल भी हो? ज़रूरी नहीं है। अच्छा, नॉर्मली होता भी नहीं है लेकिन हो सकता है। जैसे मिसाल के तौर पे आप एक का बिजनेस है लाहौर के अंदर 10 जगह पे, आपने 10 दुकानें किराए पे ली हुई हैं, जिसमें से 7 दुकानों का किराया आप एडवांस में पे करते हैं, 3 का एरियर में करते हैं। मिसाल दे रहा हूँ। अब जिनका आप एडवांस में पे करते हैं उसमें से हो सकता है कुछ प्री पेमेंट निकल आए, और जिनका एरियर में पे करते हैं हो सकता है उनमें से कुछ पेएबल पे हों, ठीक है। बात समझ रहे हो? तो रेंट एक्सपेंस का लेजर है एक ही वक्त के अंदर, हम बिल्डिंग वाइज नहीं रेंट एक्सपेंस का लेजर, रेंट एक्सपेंस का लेजर बनाना है ना, बिल्डिंग्स के रेंट का लेजर बनाना है तो रेंट का एक ही लेजर बनाएंगे। वो एक बिल्डिंग है, 2 बिल्डिंग है, 3 बिल्डिंग है, जितनी बिल्डिंग्स भी होंगी उनके रेंट का लेजर इकट्ठा बना लेंगे ताकि एक रेंट एक्सपेंस की फिगर आए प्रॉफिट एंड लॉस में चली जाए, ठीक है ना। बात समझ रहे हो? तो रेंट बिल्डिंग्स का रेंट एक्सपेंस का अगर लेजर है मिसाल के तौर पे तो एक ही वक्त में प्रीपेड भी हो सकता है, पेएबल भी हो सकता है, लेकिन होता ऐसा कभी कभार है, बहुत शाज़ो नादिर ऐसा होता है कि ये हो जाए, नॉर्मली ऐसा नहीं होगा। या तो कोई एक्सपेंस प्रीपेमेंट होता है, प्रीपेड होता है ओपनिंग क्लोजिंग में, या पेएबल होता है, दोनों एक वक्त में नॉर्मली होते नहीं है, हो सकते हैं पर नॉर्मली होते नहीं, ठीक है। अच्छा बेसिकली हमने यहां पर जो मैक्सिमम आ सकता था वो डाल दिया है यहाँ, ठीक है ना। बस इतना याद रखना कि 4 चीजें इसमें नॉर्मली आती हैं एक्सपेंस के लेजर में। जब हम कंबाइंड सिंगल अकाउंट अप्रोच से चलते हैं तो 4 नॉर्मल चीजें इसके अंदर आनी चाहिए, ठीक है। कौन कौन सी? ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, कैश और एक्सपेंस, ठीक है ना। अब ओपनिंग मैंने कहा जरूरी नहीं है एक ही वक्त में दोनों ही हों, प्रीपेड भी हो पेएबल भी, क्लोजिंग प्रीपेड, कोई एक होगा, ठीक है। हो सकते हैं दोनों, एक मिसाल दे दी, लेकिन नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, ठीक है ना। बहरहाल 4 नॉर्मल चीजें क्या हैं जी? 4 नॉर्मल चीजें क्या हैं? ओपनिंग, क्लोजिंग, कैश, एक्सपेंस। ओपनिंग, क्लोजिंग, कैश और एक्सपेंस, सही है। अच्छा चले, अच्छा जी, चलो फिर सवाल शुरू करते हैं और सवाल करते जाएंगे और स्टेप्स लिखते जाएंगे, हेडिंग बना लें स्टेप्स, ये बाद में फिर तस्वीर खींच लेना बाद में बेशक। फिलहाल देख, स्टेप्स फॉर सॉल्विंग एक्रूअल क्वेश्चंस आप लोगों के लिए ही है। फिलहाल हम मैं आपको लिखवाऊंगा, वहां से नहीं देखने, वहां से बाद में देख लेना फिर, ठीक है। लिखो, स्टेप्स फॉर सॉल्विंग एक्रूअल क्वेश्चंस। लिखें जी स्टेप 1, स्टेप 1 लिखें जी, वी विल राइट ओपनिंग।
जी, तो लेजर मैंने ओपन किया, ये स्टेप 0 होगा। स्टेप 0 वी विल ओपन द लेजर, ठीक है ना। अच्छा ओके जी, अब सवाल पढ़ते हैं। क्वेश्चन 1 है, पेज नंबर है 466, 466 नंबर सफ़ा है, इस पे सवाल नंबर 1 है। 66 है जी, 65 तो पिछला सवाल था, पर्चा पेज था। अच्छा जी सुने, 466 क्वेश्चन नंबर 1 लेक्चर नोट्स में, ये एंड पे। जी, सर आसिफ हैज पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ 1100 फॉर 11 मंथ्स। ये तो पेमेंट आ गई। द बिल ऑफ 100 ऑफ लास्ट मंथ ऑफ दिसंबर इज स्टिल पेएबल, ये क्लोजिंग पेएबल आ गया। ये तो बिल्कुल सादा सवाल है ना, लेकिन हम स्टेप्स लिखेंगे इस तरह से कि मुश्किल से मुश्किल सवाल भी हमारा सॉल्व हो, ठीक है। तो स्टेप 1 मैंने क्या बोला, वी विल राइट ओपनिंग। स्टेप 0 क्या है, लेजर भी ओपन कर लेना, ठीक है ना। चलो जी, स्टेप 1 वी विल राइट ओपनिंग बैलेंस, और ये रेंट इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस का लेजर बनाना है, तो अब नाम भी साथ लिख लो, इलेक्ट्रिसिटी, जिसको आप इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं जी, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस। लेजर ओपन हो गया। स्टेप 1 वी विल राइट ओपनिंग। ओपनिंग में प्रीपेड है ना हाँ, कितना है प्रीपेड, ओपनिंग में पेएबल है। अच्छा पेएबल लिख लेते हैं, ओपनिंग पेएबल है ना। नहीं है पेएबल तो नहीं है, हाँ स्टेप तो लिख लिया मैंने, ठीक है। तो ओपनिंग वी विल राइट ओपनिंग बैलेंस, ठीक है, तो लिख दिया ओपनिंग। प्रीपेड भी हो सकता था, पेएबल भी हो सकता था, नहीं है, दोनों ही नहीं है, ठीक है, ओपनिंग में नहीं, ठीक है। सवाल कहेगा तो ओपनिंग। अच्छा, खुद से ज्यूम नहीं करना। नेक्स्ट, स्टेप 1 लिख लिया, स्टेप 2 लिखो। स्टेप 2 लिखो, वी विल रिकॉर्ड कैश। स्टेप 2 लिखो जी, वी विल रिकॉर्ड कैश, और आगे ब्रैकेट में छोटा सा लिखो अंधाधुंध। अंधाधुंध, ये अंधाधुंध, हाँ उर्दू में लिख, बाद में तो इधर देखें, बाद में तो ये अंग्रेजी मैंने आपको बाद में लिखवानी है, ये जो ग्रीन वाली है, जरा पढ़ के देखो। वी विल रिकॉर्ड कैश, बाद में नोट करना, बाद में नोट करने के लिए मैं टाइम दूंगा। वी विल रिकॉर्ड कैश, वाइल रिकॉर्डिंग कैश इग्नोर द पीरियड कवर्ड बाय द पेमेंट। पेमेंट अगले 10 साल की भी कर, 50 साल की कर दी है, 500 साल की कर दी है, इससे कोई सरोकार नहीं रखना। अंधाधुंध क्या मतलब, हाँ बस ये देखो हमारे पीरियड में पेमेंट हुई है तो रिकॉर्ड कर लो। कैश रिकॉर्ड करते हुए आपने कवर पीरियड कवर्ड बाय पेमेंट चेक नहीं करना, सिर्फ ये देख रहे हैं हमारे पीरियड में पेमेंट हो रही है तो रिकॉर्ड कर लेना, ठीक है। तो यही मैंने कहा अंधाधुंध, ठीक है। ये तो अंग्रेजी क्या है सारी, देखो ना कैसी खूबसूरत जबान है हमारी उर्दू है। पूरे जुमले को ऐसे आप कहोगे सर ब्लाइंडली लिख लेते हैं, नहीं नहीं नहीं, उसमें तो मजा नहीं ना आता जी। सुने, वी विल रिकॉर्ड कैश, ये स्टेप 2। सुने, while recording cash ignore the period covered by the payment, if payment is made in our period record it, ठीक है। चलो ये ब्रैकेट में लिख लो अब इसी तरह से। मुश्किल सवालों के लिए है, इस सवाल के लिए तो ये ऐसे ऐसे हो जाना था सवाल। ये अभी मैंने आपको 5 6 7 सवाल लेके भेजने होमवर्क में, लेकिन जोर लगा के भी पौने घंटे से ज्यादा का होमवर्क नहीं है। अब क्या करे बंदा, क्या करे बंदा। आओगे आज इज्तिमा पे, मैं लेके जाऊंगा, आज वो तो उधर ही छोड़ा है। वाइल रिकॉर्डिंग कैश, पहले बात पूरी कर ले। वाइल रिकॉर्डिंग कैश इग्नोर द पीरियड कवर्ड बाय द पेमेंट, इफ पेमेंट इज मेड इन आवर पीरियड रिकॉर्डेड, ठीक है। सही हो गया।
बाद में पिक्चर भी जिसने ले लेना, पर लिखना जरूर है। अच्छा आप सुनो, स्टेप 1 ओपनिंग लिखना था, कोई नहीं मिला। स्टेप 2 रिकॉर्ड करना है कैश, सर आसिफ हैज पेड 1100, ठीक है। तो कैश कितना है जी 1100। कैश की एंट्री बोलो, क्या बचपन में करते थे? इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट। ठीक हो गया, डन। चलो आगे लिखो स्टेप 3, वी विल कैलकुलेट क्लोजिंग। वी विल कैलकुलेट क्लोजिंग। जी लिख लिया? अच्छा अब सुने इधर, क्लोजिंग कैलकुलेट करना हो ना तो अपनी पेमेंट की रेंज चेक करते होते हैं। क्या करते हैं जी? पेमेंट की रेंज। अब इस सवाल में ना इतनी मुश्किलें नहीं है, मुश्किलें आगे सवालों में आएंगी, उसकी तैयारी कर रहे हैं। अब हमें कहा यह जा रहा है कि आपको आपके 11 महीनों का 11 एक मिनट, अच्छा जी क्या कहा जा रहा था, ये जरा ऐसे कर लेना कि आपके 11 महीनों का रेंट पे हो चुका है, गैस बिल इलेक्ट्रिसिटी बिल पे हो चुका है और 12वां महीना पेएबल है, ठीक है। जनवरी से लेके नवंबर तक पे हो गया, यानी ये जो 1100 रुपए की पेमेंट है, अगर मैं इसकी रेंज चेक करूं तो इसकी रेंज कहां तक आ रही है? नवंबर तक। तो इसका मतलब हमारा ईयर एंड होने से पहले ये पेमेंट की रेंज रुक गई, तो क्लोजिंग डेट पे एक महीना क्या होगा? पेएबल। अच्छा ये अगर रेंज मिसाल के तौर पे ऐसा होता कि मैंने कोई रेंट होता ये, ठीक है, और मैं 1.5 साल का रेंट पे कर देता तो यहीं पे पहले दिन खड़े होकर, ठीक है, तो 1.5 साल का मिसाल के तौर पे 10 रुपए रेंट होता, ठीक है, एक महीने का, तो 12 महीनों का 120, लेकिन मैं देता था 180। तो अब जब हम पेमेंट की रेंज चेक करते तो वो रेंज हमारे साल से भी आगे निकल जाती, तो फिर ईयर एंड पे क्या कहते हैं? प्रीपेड है। बात समझे हो? तो क्लोजिंग निकालने के लिए हमने अपनी लास्ट पेमेंट की रेंज, लास्ट पेमेंट इसलिए बोल रहा हूं कि हर सवाल में जरूरी नहीं है कि एक ही पेमेंट दी हुई हो, कभी सवालों में आपको मंथली पेमेंट आएगी, कभी क्वार्टरली आएगी, कभी सेमी एनुअली आएगी, कभी एनुअल भी हो सकती है, ठीक है ना। तो जब सेमी एनुअली, क्वार्टरली या मंथली आएगी तो फिर उसूल उसी तरह से बनाए ना, ठीक है। तो क्लोजिंग निकालने के लिए हमने क्या करना है? अपनी आखिरी पेमेंट को, अपने साल में होने वाली आखिरी पेमेंट को पकड़ना है और उसकी रेंज चेक कर लेनी है। अगर तो उसकी रेंज साल से पहले खत्म हो जाती है तो क्लोजिंग में जितने महीने बच रहे हैं, जितना अरसा पहले खत्म हुई, वो क्लोजिंग में क्या होगा? पेएबल। जाहिर है पेमेंट उस पीरियड को कवर नहीं कर रही। और अगर पेमेंट हमारे साल से भी आगे निकल जाती है तो फिर क्लोजिंग में प्रीपेड आ जाएगा। ठीक हो गया? तो वी विल कैलकुलेट क्लोजिंग। आगे लिखें, फॉर कैलकुलेटिंग क्लोजिंग बैलेंस, फॉर कैलकुलेटिंग क्लोजिंग बैलेंस we will take last payment and check the range of this payment। अगली बात लिखने की जरूरत नहीं, वो तो फिर आपको जुबानी समझ, वो तो यहां तक फिर वो अंग्रेजी चलती जाती है आगे तक, जो पूरी बात लिखवाता था, है। इफ इट फॉल्स शॉर्ट of our year and then closing will be payable, and if it passes our year and goes to the next year then it will be closing prepaid। वो सारी बात पता है भाई आपको, बस सिंपल सी बात लिख ली हमने इधर कि फॉर कैलकुलेटिंग वी विल कैलकुलेट क्लोजिंग, ये है स्टेप 3। ठीक है, क्लोजिंग वी विल टेक लास्ट पेमेंट एंड चेक द रेंज ऑफ दिस पेमेंट। अगली बात अब आपको पता है, ठीक है ना। अगर पहले गिर गई, खत्म हो गई तो क्लोजिंग पेएबल, बढ़ गई आगे तो प्रीपेड। ठीक है, तो वी विल टेक लास्ट पेमेंट एंड चेक द रेंज ऑफ दिस पेमेंट टू कैलकुलेट पेएबल और प्रीपेड। ठीक है, ठीक है जी, लिख लिया? अच्छा, अब सवाल इतना आसान है, अभी तक तो आपको इतनी मुश्किल में नहीं डाला जा रहा, सवाल तो इतना आसान है
तो उसने कहा यार क्लोजिंग निकालो। मैं बता रहा हूँ क्लोजिंग मसला क्या है, टेंशन ना लो। ये लो जी, बिल ऑफ 100 ऑफ लास्ट मंथ ऑफ दिसंबर इज स्टिल पेबल ओइंग आउटस्टैंडिंग एरियर ड्यू। मतलब क्लोजिंग में उन्होंने पेबल है ये खुद बता दिया, हमें कोई रेंज चेंज चेक करने की जरूरत ही ना पड़ी। ठीक है, तो क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट क्या करते हैं, उन्होंने खुद ही दे दिया। ठीक है, अब ये देखो भाई, ये देखो भाई, सारे चुप कर जाओ। हाँ भाई, आपने जवाब देना। नहीं, आपसे पीछे वाले भाई ने। हाँ जी, आपने। क्लोजिंग पेएबल हो तो बिल्कुल हम इधर लिख देंगे, करो ब्लैक से लिखे। क्लोजिंग पेएबल होगा हम इधर लिख देंगे, ऐसे ही है ना भाई। क्लोजिंग पेएबल है, साथ वाले ने बताया। अच्छा, ऊपर वाले देख लिया था कि उधर प्रीपेड तो इधर भी प्रीपेड होगा, है ना, बता दो जी। इधर तो क्लोजिंग प्रीपेड होना था, पर क्लोजिंग प्रीपेड है नहीं सवाल में। और ये अभी लिख रहा हूं, बस एक दो सवालों में लिख लो, बस उसके बाद जो होगा सिर्फ वही लिखेंगे। ठीक है ना, ये डैश डाल के अंग्रेजियां लिख के नहीं, बस ठीक है। ठीक है ना, ब्रॉड डाउन कैरी डाउन भी ना लिखता मैं यहाँ पे, क्यों लिखूं जब है नहीं। फिलहाल तो सिर्फ फॉर्मेट जरा याद करें ना, पहला दूसरा सवाल जी। क्लोजिंग में सवाल ने क्या बताया जी, क्लोजिंग में पेएबल है। ठीक है जी, पेएबल कितना 100। अब ये हो गया जनाब, सुन लो, ये हो गया जनाब स्टेप 3 हमारा ओवर। बोलो अब लिखो स्टेप 4। कहां जा रहे हो तुम? स्टेप 4 लिखो। बैलेंसिंग फिगर विल बी टेकन टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बैलेंसिंग फिगर विल बी टेकन टू, बस वही एंड पे लिख लो, छोटा सा स्टेप है, लिख लो आप। बैलेंसिंग फिगर विल बी टेकन टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज एक्सपेंस। बैलेंसिंग फिगर विल बी टेकन टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज एन एक्सपेंस। ओहो, यहां लिखा तो हुआ था, ऐसे ही मैंने लिखवाया, इतना आसान वाला स्टेप। बैलेंसिंग फिगर विल टेकन टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज एन एक्सपेंस। ठीक है जी। अब कोई तस्वीर लेना चाहे तो अब ले सकता है। अब क्या फायदा सर? नहीं, ऐसे पूरी पिक्ट्यूरे आ जाएगी ना, पूरी लेडजर भी उसमें होगा, पिक्ट्यूरे में लेडजर भी होगा और स्टेप्स भी होंगे। अच्छा है ना, लिखवाना भी तो था। अच्छा जी, तो स्टेप 4 में क्या करना है जी, बैलेंसिंग फिगर निकालनी है जो प्रॉफिट एंड लॉस में लेकर जाएंगे। आज एक्सपेंस है, कल को इनकम भी हो सकती है, कल देखूंगा मंडे को। अच्छा जी, आ जाए भैया, हमें भाई ले बना रहे को बच्चे हाइब्रिड में तस्वीर बना रहे थे, बनवा दें यार, बनवा दें अगर बना रहे थे। ये जल्दी कर लो, दूसरी रो में बैठे हुए, तीसरी रो में बैठे हुए ब्लैक कपड़ों वाले भाई, साल लाता है तो उसी पान। ओके जी जी, तो स्टेप 4 बैलेंसिंग फिगर किस तरफ आ रही है? बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड में ना, फिर हाँ कर रहा है, फिर हाँ कर रहा है जी। तो यहां पर लिख देंगे हम, बस इलेक्ट्रिसिटी ऊपर लिखा, सिर्फ एक्सपेंस लिख दो, काम चल जाएगा। एक्सपेंस की फिगर आ गई, एक्सपेंस की फिगर आ गई बैलेंसिंग। ठीक है ना, जो कहां जाती है? प्रॉफिट एंड लॉस में। कितनी जी? 1200। भाई सादा सी बात है, 1100 का बिल पे हो गया था और एक बिल दिसंबर का 100 रुपया वो पेएबल था, तो एक्सपेंस तो 12 बनता है ना। बिल 12 का पेएबल कब बना होगा? जब सर आसिफ ने 12 में बिजली इस्तेमाल कर ली होगी, तभी तो कह रहे हैं कि रेंट एक महीने का क्या है? पेएबल। ठीक है ना। अच्छा जी, तो अंधाधुंध को मिटाएं, सवाल हो गया खत्म। अब इस एक लेजर से ही हमें दो चीजें मिला करेंगी, एक प्रॉफिट एंड लॉस में जाने वाला एक्सपेंस और दूसरा बैलेंस शीट में जाने वाला पेएबल। ठीक है, ये प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा एक्सपेंस, और ये पेएबल बैलेंस शीट के अंदर चला जाएगा करंट लायबिलिटी में। ठीक है, तो बना लेते हैं इनकम स्टेटमेंट। प्रॉफिट एंड लॉस ही लिखते हैं, ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस लिखा सर आपने, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लेकिन बनेंगे एक्सट्रैक्ट्स। ये तो आपको पता है, हमारी आदत ही है कि जो भी टॉपिक हमने करना है उसमें एक्सट्रैक्ट्स तक ले जाना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर
इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस नामी एक एक्सपेंस नजर आएगा, अमाउंट होगी उसकी 1200, ठीक है। फिर बैलेंस शीट के अगर आप एक्सट्रैक्ट्स बनाएं तो करंट एसेट्स में ये नजर आएगा, नहीं कहां नजर आएगा फिर, अच्छा करंट लायबिलिटीज में नजर आएगा, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस। पेबल, ठीक है, बस इलेक्ट्रिसिटी पेबल ही लिख दो तो काफी है जी। 100, सो नहीं जाग, ठीक है। ये पूरी कहानी अब देख ली हमने। इनकम स्टेटमेंट में जो एक्सपेंस जाना है वो भी यही लेजर से मिला करेगा। बैलेंस अगर प्रीपेड आ जाता क्लोजिंग में तो करंट एसेट्स में चला जाता, पेबल आ गया तो करंट लायबिलिटीज में चला गया, ठीक है, सही है। तो फिर दूसरा सवाल करने के लिए कितने मिनट चाहिए, 1 मिनट है, 2 शो कोई नहीं है। देखो अगला होमवर्क में भी है चलो 2 मिनट ले लो, क्या याद करोगे। जी बच्चों डन। कितने बच्चे कर चुके, बस उनसे मैंने करवाया नहीं था, उन्हें खुद ही कर दिया था, इसलिए आप जीत गए। चलें जी बात करें, मतलब इतना टाइम देता, 30 सेकंड दिए थे, मैंने कहा चलो करते हैं। सुने सुने, मिस्टर उमर एक्वायर्ड अ शॉप ऑन रेंट ऑन यकम जनवरी 2008। एक्वायर किया ना रेंट पे, तो फिर रेंट देना पड़ेगा। तो यकम जनवरी 8 पर पहले ही दिन ये एक्वायर कर लिया रेंट पे, और 31 दिसंबर 8 पर ये एंड हो रहा है हमारा, ठीक है। अच्छा वो नया सवाल आ गया ना जी। ओके, यकम जनवरी 8 पे रेंट पे एक्वायर कर ली शॉप, रेंट ऑफ ईच क्वार्टर, क्वार्टर क्या होता है, एक साल में 3 क्वार्टर होते हैं ना। अच्छा क्वार्टर कहते हैं 1/4 को, एक साल का 1/4 अगर निकालें तो वो 3 मंथ्स बनते हैं। एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं और एक क्वार्टर में 3 महीने होते हैं। याद रखने के लिए ऐसे ही रख लो, क्वार्टर 1/4 पाओ, 1 किलो में 4 पाओ जैसे होते हैं, ठीक है ना, ऐसे याद रख लो। साल में 4 क्वार्टर होते हैं, 1/4 क्वार्टर कहते हैं 1/4 को। तो अगर साल का 1/4 ले तो 3 महीने बनेंगे, ऐसे ही है, 3 महीने पर क्वार्टर, याद रहेगा। ओके चले, क्योंकि 12 महीने, 12 साल का एक साल, 12 महीने का एक साल होता है ना, तो उसको अगर डिवाइड बाय 4 करें तो 1/4 कितना बना फिर, 3 3 3 3, यानी 1/4, 4 दफा 3 महीने आते हैं साल में, ठीक है। तो क्वार्टरली रेंट है, कैसे पे होता है, द रेंट ऑफ ईच क्वार्टर इज पेड ऑन सेकेंड डे आफ्टर द एंड ऑफ ईच क्वार्टर।
इसका मतलब ये हुआ कि जनवरी, फरवरी और मार्च ये 3 महीने हैं। इन 3 महीनों का किराया 2 अप्रैल को पे हो रहा है। फिर अप्रैल, मई, जून, इन 3 महीनों का किराया 2 जुलाई को पे हो रहा है। फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर, इन 3 महीनों का किराया 2 अक्टूबर को पे हो रहा है। और ये जो खतरनाक 3 महीने हैं, इनका किराया जाके अगले साल, चाहे अगले साल के पहले दिन पे हो जाए, हमारे साल के आखिरी दिन तो पे नहीं हो रहा। अब अगर वो क्लोजिंग पेबल कैलकुलेट करने वाला जो स्टेप लिखवाया था, जिसमें कहा था कि क्लोजिंग में हम अपनी आखिरी पेमेंट की रेंज चेक करेंगे, तो चेक कर लो, आखिरी पेमेंट की रेंज 30 सितंबर तक की है, जो यकम या 2 अक्टूबर को पे हो जानी है। तो इसका मतलब अगले 3 महीने फिर पेबल बनेंगे। ऐसे ही होगा ना, ठीक है। क्लोजिंग डेट के ऊपर आपके 3 महीने ऐसे, रेंज पहले रुकी, पेमेंट की रेंज ही पहले खत्म होगी, ठीक है ना। चले छोड़ें बाहर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, क्वार्टरली रेंट इज 1000, तो 1000 रुपये यहां पे होगा, फिर यहां पे होगा, और फिर यहां पे होगा, और उसके बाद आखिरी 3 महीनों का पे नहीं हुआ, तो क्लोजिंग में पेएबल होगा, ठीक है। चलो, लेकिन ऐसे नहीं करेंगे हम, टाइमलाइन बनाने का टाइम थोड़ी होता है परिचय में हमारे पास, हम तो अपने स्टेप्स को फॉलो करेंगे। तो स्टेप 1 वी विल राइट, वो स्टेप 0 है, ओपन द लेजर। ठहरो, मुझे वो स्टेप मुझे परफॉर्म करने दो। क्वेश्चन नंबर 2, हाँ तो इसलिए तो कह रहा हूँ कि मुझे परफॉर्म करने दो, कि मैंने लिखवाया नहीं जी। क्या नाम रखेंगे जी इधर लेजर का? रेंट एक्सपेंस, ठीक है जी। अच्छा, स्टेप 1 बोलें जी। स्टेप 1 वी विल राइट ओपनिंग्स, नहीं हो सकता है कोई एक हो, कोई एक ना हो, बहरहाल अब थोड़ा और एक स्टेप बड़े हो जाए जी। ब्रॉड डाउन लिख लें। अगर एसेट है, प्रीपेड है, तो ब्रॉड डाउन डेबिट साइड पे आएगा, और अगर पेएबल है तो क्रेडिट साइड। बस ब्रॉड डाउन लिख के ओपनिंग, प्रीपेड, पेएबल क्या लिखना, पता ही है आपको। क्लोजिंग में अगर बैलेंस इस तरफ आएगा तो वो पेएबल है, लायबिलिटी, और अगर बैलेंस इस तरफ आएगा तो वो प्रीपेड है, एसेट है, ठीक है ना। टाइम ज़ाया होता है जी, बोल दिया तो माफ कर दो जी। अच्छा, स्टेप 1 वी विल राइट ओपनिंग, ठीक है, कोई ओपनिंग सवाल में गिवन नहीं। स्टेप 2 वी विल रिकॉर्ड कैश। अब कैश पे हो रहा है 2 अप्रैल, 2 जुलाई, 2 अक्टूबर, 3 दफा पे हुआ, ठीक है। तो इधर देखो, 2 जुलाई, 2 अप्रैल, भूल गया, सॉरी। अच्छा, 2 अप्रैल, बातें मत करो यार भाई, बातें क्यों कर रहे हो यार, पहली रो वाले हो भी हाथ के नीचे बैठे। 2 अप्रैल, 2 जुलाई और 2 अक्टूबर जी। एंट्री तो बोले हो, एंट्री तो पास होने वाले बच्चे एंट्री बोल रहे थे। अच्छा, पास होने वाले बच्चे स्लोली बोलते हैं, एंट्री शोर नहीं मचाते, ठीक है ना, अपने कान तक पहुंचे बस जी। रेंट एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट, ये तीनों सेम एंट्रीज होनी है ना, 1000, 1000, 1000। अच्छा भाई बात सुनो, ये वैसे जरा जबानी बात करें अगर, तो अगर एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो हर साल में 4 क्वार्टर होते हैं, और क्वार्टरली रेंट 1000 रुपया हो, तो पूरे साल का रेंट कितना बनेगा? 4000। ऐसे ही मैंने कहा जरा बता दूं। चले छोड़े, हम तो अपने स्टेप से चलते हैं जी। स्टेप 1 वी विल राइट ओपनिंग। स्टेप 2 वी विल रिकॉर्ड कैश, अंधाधुन, अन्नेवा, ठीक है, क्योंकि हमने नहीं देखा कि कितने अरसे की पेमेंट है, 5 साल आगे की हो जाए, कोई अपने पीरियड की भी पूरी ना हो, हमें उससे कोई सरोकार नहीं है, बस रिकॉर्ड हमने अन्नेवा कर देना कैश, अंधाधुन, ओके। स्टेप 3 वी विल कैलकुलेट क्लोजिंग। अब क्लोजिंग कैलकुलेट करते हुए आखिरी पेमेंट को पकड़ना है और उसकी रेंज चेक करनी है। उससे पूछा, हाँ भाई, उसने कहा यहीं तक ही है, बस यहीं तक ही है रेंज। इसका मतलब हमारी इस पेमेंट की रेंज यहीं पे, पिछली तो उससे पीछे ही होंगी ना। हमारी इस पेमेंट की रेंज साल खत्म होने से पहले खत्म हो गई, तो इसका मतलब क्लोजिंग डेट पे प्रीपेड आएगा होमवर्क में, ठीक है, प्रीपेड आएगा होमवर्क में। यहां पे तो क्या आ रहा है? पेएबल, ठीक है। तो क्लोजिंग में पेएबल है, तो पेएबल क्लोजिंग, सब चुप, हाँ, क्लोजिंग पेएबल इस तरफ आएगा,
है ना। हाँ तो मैं कह रहा हूँ क्लोजिंग पेएबल इस तरफ आएगा, ठीक है ना। अब उसको लगा कि शायद पहले गलती से सही लिख दिया था, नहीं, हाँ भाई क्लोजिंग पेएबल इसी तरफ ही आएगा क्योंकि ये लाइबिलिटी होती है। देखा परेशान कर ली जी। क्लोजिंग पेएबल इस तरफ आएगा, लाइबिलिटी होती है 31 दिसंबर 2008 पर, ठीक है जी। और भाई सही है, तो क्लोजिंग पेएबल कितना है 1000। स्टेप 3 हो गया जी। स्टेप 4, बैलेंसिंग फिगर विल बी टेकन टू प्रॉफिट एंड लॉस एज एन एक्सपेंस। और बैलेंसिंग फिगर आ रही है क्रेडिट साइड पर, एक्सपेंस की फिगर 4000, ये कहां चली जाएगी फिगर, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। तो ओपनिंग डेट पर 2008 कोई भी ओपनिंग नहीं था। चलो ये भी जरा देख लें, आप जो हुआ करेगा बस वही लिखा करेंगे, दूसरा नहीं लिखेंगे, थोड़ा और बड़े हो जाए। ये मैं कह रहा था कि जरूरी नहीं सारा कुछ ही आए, लेकिन हमने जरा लेजर सीखते हुए सारा कुछ देख लिया था जो मैक्सिमम आ सकता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा 4000 का, बोलो, एक्सपेंस, और बैलेंस शीट में ये पेएबल नजर आएगा 1000 का, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस के एक्सट्रैक्ट्स बनाए तो प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट में रेंट एक्सपेंस नजर आएगा 4000 बेटा, 3000 नहीं 4000, इधर देखो, ठीक है। और बैलेंस शीट में हम तो बदले में अगर बजाएं भी तो छत बजानी पड़ेगी हमें, है ना। सारे खड़े होकर डब 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 डब। और क्या जी। तो बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स हैं जी। इसमें एसेट है लायबिलिटी है, हाँ एसेट तो घर पे आएगा, क्लोजिंग प्रीपेड आएगा इंशाल्लाह। तो करंट लायबिलिटीज में रेंट पेएबल 1000। रोज सोचता हूँ सर कहूँगा सर नाम बजाया करें, बच्चों में क्या करें, रोज भूल जाता हूँ, महीना तो हो गया है। अच्छा जी सही है। ले आए जी आमिर भाई, खैर बच्चे नोट कर रहे हैं, हाइब्रिड वाले कुछ बच्चे बातें कर रहे हैं, फीमेल स्टूडेंट सेकंड रो इस तरफ बातें कर रहे हैं, कुछ बच्चे नोट कर रहे हैं। फोर्थ रो में बातें शुरू कर दी हैं कि चले हम तो नज़र नहीं आएंगे सर को, फीमेल स्टूडेंट्स की बात ही कर रहा हूँ। ये इसी तरफ कैमरे वाली तरफ, दूसरी तरफ वाले बच्चे तो चुप बैठे हैं, अच्छे बच्चे हैं। अच्छा जी ले आए। अच्छा जी, अब ये होमवर्क में क्वेश्चन 3 है आपका, इसको जरा पढ़ के देखें एक दफा। मिस्टर अफसार एक्वायर्ड अ शॉप ऑन रेंट ऑन यकम फरवरी 8, एक तो डेट भी यकम जनवरी से हिल गई। बेटा प्लीज चुप करें। द रेंट पर मंथ इज 500. A quarterly payment of rent is to be made in advance starting from 1st February. मंथली रेंट दिया हुआ है, पेमेंट क्वार्टरली है। 100 रुपये मंथ का रेंट है तो क्वार्टर का, सॉरी 500 मंथ का रेंट है तो क्वार्टर का 1500, और हर क्वार्टर का रेंट क्वार्टर के स्टार्ट में। अब भाई कैलेंडर ईयर जरूरी नहीं है, आपका कैलेंडर ईयर 31 दिसंबर हो तो क्या आप आपने कोई, यार खड़े हो जाओ भाई, आप टोपी के साथ वाले भाई आप दोनों पीछे चले जाओ। हाँ अगले वालों को तो मैंने माफ़ कर दिया था, ये चुप कर गए थे, आप नहीं चुप कर रहे। आप भाई कैप वाले भाई, आप ब्लू शर्ट के पीछे वाले भाई आप पीछे चले जाओ। चलें बेटा जल्दी करें, पता होता है जो बोलो तो उसे पता होता है, जल्दी करें। लग भी नए बच्चे रहे हैं मुझे, हैं नए, अपने ही गिराते हैं नशेमन पे बिजली। तुम लोगों से उम्मीद नहीं थी।
तुमसे सामने वालों को मैंने ऐसे गुस्से से देखा है, वो एक इधर छुप गया, चुप करके बैठ गया, एक बात कर रहा हूं, तुमने कहा ठीक है, उनको कहा, उसने हमें तो नहीं कहा, हम तो बोलेंगे। बोलो फिर आप उधर ही खड़े होकर। अच्छा जी सुने भाई, देखो बड़ी अहम बात कर रहा था। आपका फाइनेंशियल ईयर और आपके मकान या दुकान मालिक का, लैंडलॉर्ड का एग्रीमेंट ज़रूरी नहीं है कि ये सेम ही हो। आपने दुकान किराए पे लेनी है, आपको जी मेरा फाइनेंशियल ईयर तो 31 दिसंबर पे एंड होता है, तो मैं तो 1 जनवरी तक इंतज़ार करूंगा। अब फरवरी के अंदर खड़े होकर आपने दुकान बनाने को सोचा और 11 महीने दुकान क्यों नहीं बनाई? एग्रीमेंट मैंने 1 जनवरी करना है। क्या ऐसा होता है? ज़रूरी नहीं है कि हमारा कैलेंडर ईयर और हमारे एग्रीमेंट का ईयर, बल्कि कैलेंडर ईयर नहीं, मैं गलत अल्फाज बोले, फाइनेंशियल ईयर की बात। कैलेंडर ईयर तो वैसे ही चेंज हो सकता है हमारे फाइनेंशियल ईयर से, तो यूं बोलना चाहिए था मुझे, हमारा फाइनेंशियल ईयर और रेंट एग्रीमेंट का ईयर ये सेम हो जरूरी नहीं है। पहले सवाल में सेम था, दूसरे में बदल गया, तो हम अपने फाइनेंशियल ईयर पे कायम रहेंगे। एग्रीमेंट 1 जनवरी को भी हो सकता है, 1 फरवरी को भी हो सकता है, 1 मार्च को भी हो सकता है, 1 अप्रैल को भी हो सकता है, उसी हिसाब से फिर देखते रहेंगे। अब बात समझे हो? ठीक है, तो यहां पे एक तो 1 फरवरी पे रेंट एग्रीमेंट शुरू हो रहा है हमारा, और दूसरा एडवांस का सवाल है, तो ध्यान से देख लेना। क्लोजिंग में हो सकता है प्रीपेड निकले, हो सकता है पेएबल निकला है। ठीक है, होमवर्क में क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन 4 और 5 और 6 ये मैंने आज नहीं करवाए, उसकी वजह इनमें था लोन और इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये फिर वैसे नीयत थी कि आज सिखा दूंगा, लेकिन वो 2 टाइप्स का ट्रायल होता है, वो सिखाने की तरफ चला गया, और फिर उसके बाद कहानी खत्म, बात गल बद गई सी फिर। ठीक है ना? अच्छा हाँ जी, अच्छा जी। तो क्वेश्चन नंबर 7 असल में मैंने करवाना था, उससे पहले एक लफ्ज़ मैं बोल बैठा कि ट्रायल में तो पेड की फिगर होती है। आप लोग पीआरसी पढ़ के आए हैं, आपको उस्तादों ने यही बात सिखाई होगी कि ट्रायल में कैश पेड पड़ा होता है। ट्रायल में कैश पेड पड़ा होता है को प्रूफ करने लग गए थे हम, उस चक्कर में जो है ना फिर हमारी क्लास जो है वो सारी जाती रही। ठीक है ना, वो कोई बात नहीं, हमने बड़ा अहम काम कर लिया, सरअंजाम दे लिया, और उसके बाद फिर ट्रायल के 1-2 सवाल भी मैंने एक सवाल भी करवा दिया था, तो फिर मैं खुले दिल से होमवर्क दे सकता था आपको। बड़े बड़े इंपॉर्टेंट सवाल होमवर्क में दे दिए फिर मैंने आपको। ठीक है जी। अच्छा सुनो, बचपन से सुना हुआ है आपने, आके बैठ जाओ यार, अब अहम बात शुरू हो रही है, जल्दी से आ जाओ। किताबें तुम लोग नहीं लेकर गए, आइंदा जो सजा के तौर पे खड़ा होगा ना भाई, वो रजिस्टर लेके जाएगा, क्योंकि वापस तो उसने आना नहीं। अब मत बोलना, थोड़ा थोड़ा फासला रखो। हाँ जी ओके। उस्तादों ने, मैंने कहा बचपन में आपको पीआरसी में इंट्रो पढ़ाते हुए बताया होगा कि ट्रायल में कैश पेड की फिगर पड़ी होती है। ठीक है, 99% ट्रायल्स ऐसे ही होते हैं, बल्कि आपकी ज़िंदगियों में शायद ऐसे ही ट्रायल आए हों जिनमें कैश पेड की फिगर होती है। उसकी वजह यह है कि आपसे उसने एक रूल की एडजस्टमेंट करवानी होती है। तो ऐसा ट्रायल आपको नहीं देगा जिसमें एक्सपेंस पड़ा हो और प्रीपेड और पेएबल भी निकाल के वो दे दे। ये ऐसा कभी नहीं हुआ। शायद जब इंट्रो कैफ में होती थी ऊपर, तो किसी ज़माने में एक आध ऐसा सवाल आया भी हो, वैसे ऐसा कभी हुआ नहीं। ठीक है, तो चलो हम ज़रा उन टाइप्स की तरफ चलते हैं। मैदान मैंने बनाया हुआ, ये देखो, डाटा सारा फिल करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम बात करेंगे एक टाइप 1 की। ठीक है, जो आज तक आपने देखा हो, तो टाइप 1 भाई आप ना साथ साथ नोट ना करें, ये आपके लिए इस तरह से मैं नोट करता होता हूँ, आप फिर पिक्चर भी ले सकते हैं। वैसे दिल करेगा तो नोट भी कर लेना, लेकिन फ़िलहाल सिर्फ देखें। ये देखें, अब इसमें क्या नोट करना है, सब्र कर दें। अच्छा जी प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल मैंने बनाई पिछली क्लास में, बल्कि उस पिछले सेशन में भी ऐसे ही बनाई थी। आसान सी एग्जाम्पल में बनाता होता हूँ कि अज्यूम करो इलेक्ट्रिसिटी हर महीने 1 रुपये। तुम आज के बाद इस कोने पे नहीं बैठोगे, ये सुन लो मेरी बात, उस कोने पे बैठना ताकि वक्त बढ़ने पर मैं तुम्हें उठा के खड़ा कर दूं, वापस फिर आ जाओ, फिर जाना आना लगा रहे तुम्हारी, वरना तो तुम्हें जितनी जमाइयाँ आ रही हैं, तुमने सारी क्लास का माहौल ख़राब किया हुआ। आइंदा इधर नहीं बैठोगे, पक्के बैठते भी यहाँ पे कोने पे बैठा करो। ठीक है ना, इसको भाई कोने पे बैठाया करें इस रो के। अच्छा जी, मैं अज्यूम ये कर चुका था पिछली क्लास में, अब कि अज्यूम करें हर महीने का बिजली का बिल है 1 रुपया, तो फिर 12 महीनों का कितना बनेगा? 12 रुपये। ठीक है, अच्छा अब
हमने 11 रुपए का बिजली का बिल पे किया। ये वो वाली अकाउंटिंग है जो बिल्कुल बेसिक में इंट्रो के उस्तादों ने आपको सिखाई थी, वो वाली अकाउंटिंग है। 11 रुपए का इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे कर दिया, एंट्री बताओ। मकसद कहने का यह है कि FAR 1 में जितनी इंट्रो इस्तेमाल होगी हमने ऐसे ही पढ़नी है, ठीक है ना। हाँ अच्छा, तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, तो हमने यहाँ पे अगर लिखा इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट कितने से जी, 11 से। और सेकंड एडजस्टमेंट लिखी हुई थी वही बेसिक्स के वहीं पर के 12/6। अज्यूम करें रेंट भी हर महीने 1 रुपये है और लिखा हुआ है 18 रुपये पे कर दिए, एंट्री बोलो। रेंट एक्सपेंस डेबिट इलेक्ट्रिसिटी, रेंट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट 18 रुपये से, साल खत्म हो गया। क्लोजिंग बैलेंसेस, यहां से क्लोजिंग ट्रायल, ये CD का मतलब मैंने शुरू में बता दिया था। कुछ बच्चे होते हैं जो इस तरह से मैंने कहा था पढ़ के आते हैं कि यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस लिखा होता है, उन्होंने वो डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस की फिगर बता रहे होते हैं। हम CD लिखकर ये कहते हैं कि यहाँ से जाएगा ट्रायल में, ट्रायल से जाएगा इनकम स्टेटमेंट में, वो बात वही होती है, ठीक है ना। तो कैरी डाउन कितना है जी, 11, और यहाँ पे कैरी डाउन 18, ठीक है। अब ये क्लोजिंग्स जाएंगे ट्रायल में, तो ट्रायल में नजर आ रहा है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस 11 और रेंट एक्सपेंस 18, ठीक है। अब मेरा सवाल आपसे, मेरा सवाल है आपसे कि ये फिगर पेड की है या एक्सपेंस की। अभी ये बात पूरी नहीं है। अगर ये, इधर देखो, अगर ये ट्रायल गिवन हो और अदर इंफॉर्मेशन में कुछ भी और ना बताया गया हो तो ये टाइप 0 वाला ट्रायल है। मैंने टाइप 1 और टाइप 2 पढ़ानी थी लेकिन जहन में आ गया, इससे भी अलावा एक बहुत ही सिंपल केस हो सकता है, वो ये है क्या, वो वाली बात जहन से निकाल दो जो मैंने बोली है कि हर रुपए का एक्सपेंस एक है और इलेक्ट्रिसिटी या सेल इसका रेंट का, ठीक है ना। वो बात भूल जो मैंने बताई है। सिंपल, आपके सामने एक ट्रायल है, उसमें रेंट पड़ा है और इलेक्ट्रिसिटी पड़ा है और अदर इंफॉर्मेशन में कुछ भी नहीं पता, तो ये जो एक्सपेंस है यही पेड है, जो एक्सपेंस है यही पेड है। प्रॉफिट एंड लॉस में 11 का इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, 18 का रेंट एक्सपेंस। मैं कह रहा हूँ वो बात भूल जाओगे हर महीने का एक है, छोड़ो ना बस, ठीक है, मतलब यही है टोटल, ठीक है। अदर इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं लिख रही है, तो ये 11 और 18 का एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा और बैलेंस शीट में कुछ भी नहीं जाएगा, ठीक है। लेकिन ये टाइप 0 का ट्रायल है, ये थोड़ा ही मैंने आपको समझाना है, ये तो बिल्कुल बचपन वाला है। जब आप बेसिक्स के अंदर पहली बार इनकम स्टेटमेंट बनाते हो तो शायद इस तरह की बनाते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। हमारे इस ट्रायल के, आपको पता है ये पेड की फिगर है, क्यों, क्योंकि आपको मैंने बताया हुआ है कि 1 रुपया रेंट एक्सपेंस है, 1 रुपया सैलरी एक्सपेंस है, ये पता ही थोड़ी होता है आपको, ठीक है। आपको तो इस ट्रायल से देख के अंदाजा लगाना है कि पेड की फिगर कब है और एक्सपेंस की कब है, ठीक है। अब इस ट्रायल के एंड पर अदर इंफॉर्मेशन लिखी हुई है जिसमें वो सवाल में लिखकर बता रहा है इलेक्ट्रिसिटी ऑफ ₹1 इज स्टिल पेएबल। पूरी बात अब अंग्रेजी किसी भी तरह से लिखी हो सकती है, बिल ऑफ दिसंबर इज स्टिल पेएबल, फलां फलां जो भी लिखा हो, मैं मकसद क्या है, 1 रुपया क्लोजिंग में पेएबल, ठीक है। एक और बात लिखी हुई है यहीं पर, रेंट ऑफ रुपीस, अगर 1 रुपये 12 महीने तो सर कितना है, 18 है। रेंट ऑफ ₹6 इज प्रीपेड। अब लिखा कुछ भी हो सकता है, लिखा हो द कंपनी हैज एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट एंड पेड एन एडवांस ऑफ ₹18 मिलियन, पर मंथ रेंट इज 1 मिलियन, तो फिर बताया जाए कि जी 1 जनवरी को आया तो 12 का एक्सपेंस, और वो लंबी कहानी भी लिखी हो सकती है। मैंने तो सिर्फ शॉर्टकट लिखकर बता दिया कि अल्टीमेटली मकसद क्या है कि जी रेंट क्या है, 6 रुपये का प्रीपेड, ठीक है। अब इस ट्रायल को देखकर आप मुझे बताएं, फरमाएं कि क्या ट्रायल में नजर आने वाली फिगर पेड की है या एक्सपेंस की। अब पक्की बात है कि एक्सपेंस की फिगर नहीं हो सकती, पेड की फिगर है, क्योंकि एक्रूअल की एडजस्टमेंट अभी अदर इंफॉर्मेशन में पड़ी है होने वाली, ठीक है। अब हम ये सब काम करेंगे।
अब हमारा सवाल शुरू होता था, ठीक है ना। आपका पर्चे के अंदर ना, पर्चे के अंदर आपको ये अवेलेबल नहीं होता था, ये पर्दा पड़ा हुआ है लाल रंग का, देखो, ठीक है ना। आपका आपका सवाल शुरू होता था ट्रायल बैलेंस से, ऐसे ही है, ये पर्दा डाल दिया मैंने। ये ट्रायल बैलेंस आपके साथ, ये यहां से यूं सवाल होता था, नीचे लिखा होता था प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट, तो एक्सट्रैक्ट्स है ना, बाकी पूरा ट्रायल मैंने बनाया नहीं है, कैपिटल वगैरह, कैश वगैरह, बैंक वगैरह वो कुछ नहीं, इसलिए मैंने एक्सट्रैक्ट लिख दिया, ठीक है ना। तो यहां से आपका सवाल शुरू होता था, ट्रायल बैलेंस, अदर इन्फॉर्मेशन बनाओ जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है ना। पिछली कहानी का तो आपको पता ही नहीं है, अब आपने यहां देखकर अंदाजा लगाना है कि ट्रायल में पड़ा हुआ एक्सपेंस है या पेड। हो ही नहीं सकता कि ये एक्सपेंस हो ही नहीं सकता कि ये एक्सपेंस, तो ठीक है। और लिखा भी नहीं होता सवाल के अंदर, नॉर्मली सिर्फ लिखा होगा इलेक्ट्रिसिटी और रेंट, ताकि आप परेशान हो और ये सोचें। ट्रायल से बड़ा डरा करते थे आप लोग इंट्रो में, मेरे ख्याल से, पता नहीं यहाँ क्या चीज़ पड़ी हुई है, ट्रायल का डर। अब एनपीओ में जाके मैं एक आधा सवाल करवाऊंगा एनपीओ का, जो ट्रायल से हमने करना होगा, तो इंशाल्लाह वहाँ पे फिर मजीद डिस्कशंस करेंगे। ट्रायल का डर कुछ भी नहीं, ट्रायल कुछ भी नहीं होता, डर दूर कर लेंगे। फिलहाल तो मुझे बताओ, ये नजर आ रहा है इलेक्ट्रिसिटी और रेंट, ट्रायल में नजर आने वाला ये इलेक्ट्रिसिटी और एक्सपेंस पेड है या एक्सपेंस है। ये मैं कार्ड नहीं रहा, ये देखो मैं ये मिटा ही रहा हूं, सवाल में तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ कि एक्सपेंस है या पेड है। अब आप बताएं इस ट्रायल को देखकर, अगर तो टाइप 0 का ट्रायल होता तो फिर यही एक्सपेंस यही पेड, लेकिन जैसे ही आपने तो इन्फॉर्मेशन देखी तो आपने कहा लो एक्रूवल प्री पेमेंट के एडजस्टर भी होना बाकी है, तो फिर ये कैश पेड की फिगर है, एक्सपेंस तो हम निकालेंगे 4 स्टेप्स लगाकर, ठीक है। ओह, एक अहम बात तो भूल ही गया, अभी बताऊंगा फिर, कि 4 में से कोई सी भी 3 मिसिंग हो सकती हैं, जरूरी नहीं यही तरतीब हो, वही याद कराना। चलें जी, आ जाए जी, सवाल शुरू करते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम स्टेप 1 लिखेंगे जी, वी विल राइट ओपनिंग। हाँ जी, ओपनिंग प्रीपेड है या पेबल? ओपनिंग में प्रीपेड है कि पेबल? कुछ नहीं, ओपनिंग में ना प्रीपेड है ना ओपनिंग में पेबल है। बड़ा सोच के तुमने जो है ना वो गलत जवाब दिया। अच्छा, स्टेप 2, वी विल रिकॉर्ड कैश, वी विल रिकॉर्ड कैश, तो ट्रायल में कैश की फिगर पड़ी है। अब अगली बात भी सुनो, ये भी उस्तादों ने बचपन में इंट्रो में बताया होगा। अब मसला है ना, फाइनल अकाउंट तो मैं करा नहीं सकता, हमारे सिलेबस में वो है नहीं, इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट, एनपीओ की बैलेंस शीट है और इनकम एक्सपेंडिचर जो है वो तो करेंगे, पर जो नहीं है वो क्या करें। तो मैं इसलिए कहता हूं, उस्तादों ने बताया होगा आपको इंट्रो में कि ट्रायल में नजर आने वाली हर चीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एक बार नजर आती है। कुछ याद है किसी को कि ट्रायल में नजर आने वाली चीज का सिंगल इंपैक्ट होता है और एडजस्टमेंट्स की डबल एंट्री। उसकी वजह यह होती है कि जो ट्रायल में फिगर पहुंचती है ना, ये क्लोजिंग आया हुआ है, ये कैसे आया है? ये डबल एंट्री से आया है। एक्सपेंस हुआ डेबिट, कैश हुआ क्रेडिट, तो एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट डबल एंट्री हुई, वहां से क्लोजिंग निकला, वो आया पड़ा ट्रायल में। इसलिए ट्रायल में जब ये एक्सपेंस नजर आ रहा है, या एक्सपेंस ही होता मिसाल के तौर पे 11, तो ये एज इट इज उठाकर ले जाते आप इनकम स्टेटमेंट में, इसकी डबल एंट्री फिर नहीं। तो ट्रायल में नजर आने वाली चीज हमेशा एक दफा नजर आती है, क्योंकि डबल एंट्री से होकर पहुंची होती है वहां पे, ठीक है ना। अच्छा चले, ये भी ऐसी बात थी। हाँ, क्या कह रहा था मैं, ट्रायल में तो क्या पड़ा है, कैश पेड। क्या पड़ा है जी, कैश पेड, क्योंकि नीचे एक्रूवल की एडजस्टमेंट आ रही है, ठीक है। अब यहां पे आप लिख लो कैश, आपकी मर्जी है, या लिख लो एज पर ट्रायल, आपकी मर्जी है, पर ये डबल एंट्री नहीं है, ये याद रखना, ठीक है ना। वो हो चुकी हुई, यहां भी कितना, 11। स्टेप 2 ओवर, बोलो। स्टेप 3, वी विल कैलकुलेट क्लोजिंग। कैलकुलेट क्या करनी, सवाल ने कहा आपको बता दी जाएगा कि ₹1 इज पेबल, तो 1 क्या है, पेबल है। क्लोजिंग पेबल किस तरफ आएगा, क्लोजिंग पेबल लायबिलिटी होती है, एसेट होता है। कहां गया, कहां गया, और ठहर जाओ। अच्छा जी, बहुत दूर जाना पड़ेगा हमें। अच्छा, क्या कह रहा था मैं, आप अपनी बात करें, आपको क्या, आप क्या कह रहे थे, आप अपनी बात करें। हाँ जी 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 जी, लायबिलिटी है क्लोजिंग डेट पर, क्लोजिंग पेबल है कितना, ₹1, ठीक है। अब स्टेप 4, एक्सपेंस जो है वो बैलेंसिंग फिगर निकलेगी, जो हम प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाएंगे, और वो फिगर आ रही है 12, ठीक है। अब देखो भाई, इधर देखो, एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस वाला भी यहीं से निकला, बोलो। एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस वाला भी यहीं से निकला, और पेबल बैलेंस शीट वाला भी यहीं से नजर आ।
तो अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस के एक्सट्रैक्ट्स की बात करें तो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर नजर आएगा, बोलो, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस। अब ये एक्सपेंस है, ट्रायल में तो पेड ही था। और बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटीज में इलेक्ट्रिसिटी पेएबल 1 रुपए। ऐसे ही हम उठा लाएंगे रेंट को, बल्कि अपने स्टेप्स, स्टेप 1 जमाइनल नहीं, स्टेप 1 वी विल राइट ओपनिंग, स्टेप 2 वी विल रिकॉर्ड कैश। अब कैश पेड की फिगर कहां पड़ी है, ट्रायल में। एज पर ट्रायल लिख लो, जो मर्जी कर लो। ठहर जाओ यार, यहां पे जरा तंग हो जाना काम। कितना जी, 18। स्टेप 3 विल कैलकुलेट क्लोजिंग। तो क्लोजिंग में प्रीपेड है पेएबल है, तो प्रीपेड तो एसेट होता है, इस तरफ आ जाएगा कितना, 6। अब बैलेंसिंग फिगर एक्सपेंस की है जो कि जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस में, कितना, 12। तो गौर फरमाएं, आपको एक्सपेंस की फिगर भी मिल गई प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाने वाली, और क्लोजिंग डेट पर ये जो एसेट है ये भी नजर आ रहा है। ठीक हो गया। तो अब आप कह सकते हैं कि 12 रुपए, अब देख लो साबित हो गया कि एक्सपेंस तो 12 रुपए था। वैसे तो मैंने आपको जुबानी बता दिया था ना, 1 रुपया 1 महीने का एक्सपेंस है, तो आपको पता था, आसान एग्जांपल बनाई ताकि वैसे ही पता लग जाए। तो अब देखो 12 रुपए एक्सपेंस है, तो ट्रायल में तो 12 नजर नहीं आ रहा था, वहां पे तो क्या नजर आ रहा था, पेमेंट। पता कैसे चला, एक्रूवल की एडजस्टमेंट आ रही थी कि जो ट्रायल वाली पेमेंट है वो कभी कम या कभी ज्यादा है, तो एक्सपेंस की फिगर वो नहीं थी फिर। ठीक है, रेंट एक्सपेंस आ गया प्रॉफिट एंड लॉस में 12, और करंट एसेट्स में प्रीपेड रेंट नजर आएगा 6 रुपए। ठीक है, तो साबित हुआ कि ट्रायल में नजर आने वाली फिगर जो है वो पेड की थी, एक्सपेंस की नहीं थी। कैसे साबित हुआ, कैसे साबित हुआ, अगर अदर इंफॉर्मेशन में एक्रूवल प्रीपेमेंट की एडजस्टमेंट ना होती तो फिर नहीं पता लगता, फिर हम कहते जो एक्सपेंस है वही पेड है, लिखता चाहे ना लिखता। ठीक है, पता क्यों नहीं लगेगा हमें, वो टाइप 0 है। टाइप 0 भी बनानी चाहिए थी मुझे, भूल गया, अगली बार बनाऊंगा। आपको ज़बानी बता रहा हूं, टाइप 0 का ट्रायल क्या है, सिर्फ 11 और 18 आ रहा है। ठीक है, यानी मिसाल के तौर पर 12 रुपए होता है, 11 18 आ रहा है, अदर में कुछ नहीं बताया हुआ तो खामोश है, तो फिर हम क्या कहेंगे, जो एक्सपेंस था वही पेड। दूसरा हमारे सामने आया, ट्रायल में नजर आ रहा है 11 और 18, सवाल ने साथ नहीं लिखा ये एक्सपेंस है कि पेड है, वो लिख भी दे तो हमने कभी परेशानी ना, हमने अपने असूल लगाने। ट्रायल ने पड़ी फिगर एक्सपेंस की या पेड की, अदर इंफॉर्मेशन में देखा तो आपको नजर आई एक्रूवल की एडजस्टमेंट्स, तो आपने कहा फिर तो ये कौन सी फिगर है, पेड। अच्छा, वैसे ना 99% केसेस में आपके सामने वही ट्रायल आता है, इसलिए इंट्रो में उस्ताद क्या दिया करते थे, ट्रायल में तो हमेशा पेड की फिगर ही होती है, क्योंकि उन्हें पता होता था कि उस पर्चे में आपसे उसने यही वाला ट्रायल पूछना है, जो अब बनाने लगा वो थोड़ा ही पूछेगा, उसमें तो आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा सारा कुछ उसने करके दे देना है, तो फिर आपने क्या करना है। तो दूसरी टाइप का ट्रायल देखते हैं आप। अच्छा, अब ये जनाब पढ़ा लिखा अकाउंटेंट है, ठीक है, और इस पढ़े लिखे अकाउंटेंट ने बिल पे किया 11 रुपए का टोटल, और साथ ही इसने पूछ भी लिया ओनर से या एडमिन वालों से कि भाई साहब ये जो 11 का बिल है, ये 11 का बिल पूरे साल का है या कुछ कम ज़्यादा है। तो उन्होंने कहा ये सिर्फ नवंबर तक के बिल्स हैं, दिसंबर का बिल अभी आया है, पे हम करेंगे 5 तारीख को जनवरी में जाके। तो उसने कहा अच्छा, इसका मतलब 1 महीने का तो पेएबल है। उसने फटाफट यहाँ पे लिखा 1 रुपए का पेएबल, ठीक है, और साथ ही उसने एक्सपेंस की फिगर निकाली, जो प्रॉफिट एंड लॉस वाली फिगर होती है, बैलेंसिंग, ठीक है, कितनी, 12। ऐसे ही उसने रेंट पे करते हुए अकाउंटेंट ने 18 का जब रेंट पे किया तो उसने एडमिन वालों से पूछा तो कौन सी बिल्डिंग ली है, ये जी साथ वो दुकान नहीं बना रहे हैं। अच्छा, कितने अरसे का रेंट है ये, 18 महीनों का जी, आज ही एडवांस दे दिया, 1.5 साल का हमने किराया एडवांस दिया। अच्छा, यानी कि इसमें से 4 तो प्री पेमेंट है, सॉरी 6, ठीक है, तो फिर 12 क्या हो गया, एक्सपेंस। अब ये चूंकि पढ़ा लिखा अकाउंटेंट था तो इसने
सारा काम कर दिया ऑलरेडी। अब जब इसने ट्रायल बनाया तो इसके ट्रायल में नजर आया इलेक्ट्रिसिटी 12 रुपए और पेएबल, बल्कि मैं यूं लिखता हूं क्लोजिंग इलेक्ट्रिसिटी पेएबल, क्लोजिंग इलेक्ट्रिसिटी पेएबल 1 रुपया। अच्छा, उसके बाद इसके ट्रायल में नजर आया रेंट 12, क्यों नहीं नजर आएगा मेरे चांद, अच्छा सॉरी, इसके ट्रायल में नजर आएगा 12 का एक्सपेंस और साथ ही क्लोजिंग प्रीपेड रेंट, क्लोजिंग प्रीपेड। कोई ये सवाल इसकी डिस्कशन कर रहे हैं, और बात चल रही है आपस इसी की कर रहे हैं? अच्छा तो मेरे साथ कर लो ना डिस्कशन। 6 क्यों? अब बताएं जी, क्या ऐसा ट्रायल आपको देगा? नहीं देगा। इधर देखो, इधर देखो मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, इधर देखो, कोई अदर इंफॉर्मेशन में कोई बात नहीं बताई गई है। और अगर ऐसा ट्रायल आपके सामने हो तो देखो, आपने कुछ नहीं करना, आपने फिगर्स उठाते जाना है और इधर प्लेस करते जाना है। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी मैंने लिखा नहीं साथ एक्सपेंस, लेकिन आप श्योर हैं, कह सकते हैं कि ये एक्सपेंस ही है, क्योंकि क्लोजिंग पेएबल और प्रीपेड ट्रायल में नजर। ऐसा ट्रायल कभी देखा था आपने क्लोजिंग प्रीपेड पेएबल पढ़े हो? कोई ऐसा ट्रायल आपको देता ही नहीं था, क्योंकि ऐसे ट्रायल को देने से क्या होना था, इधर देखो आपने लिखना था इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस 12, रेंट एक्सपेंस 12, फिर इलेक्ट्रिसिटी पेएबल, इलेक्ट्रिसिटी पेएबल 1 रुपया और प्रीपेड रेंट 6 रुपए। अब भला बताओ, ये देखे आपसे उसने कोई काम नहीं करवाना था? इसलिए कभी इस तरह का ट्रायल आपको नजर नहीं आता था और उस्ताद कह देते थे कि ट्रायल में तो पेड की फिगर होती है। हो नहीं, जरूरी नहीं है कि ऐसा हो सकता है कभी ट्रायल में एक्सपेंस की फिगर पड़ी हो, लेकिन उस ट्रायल की निशानी क्या होगी? उस ट्रायल की निशानी होगी कि क्लोजिंग प्रीपेड और क्लोजिंग पेएबल जो है वो ट्रायल के अंदर ही नजर आ रहे होंगे और अदर इंफॉर्मेशन में एक्रूवल की कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी। अच्छा, अब एक तो था टाइप 0 और दूसरा टाइप 1, तीसरा टाइप 2, एक टाइप 4 भी हो सकती है, पर वो भी मैंने बतानी नहीं है, ठीक है? वो सिर्फ जबानी, वो क्योंकि वो अलग, क्योंकि उसको अलग करने की मैं को जरूरत समझ नहीं रहा जरूरी, ठीक है? वो क्या है? वो ये है कि एक्सपेंस की फिगर हो, क्लोजिंग प्रीपेड पेएबल भी हो, लेकिन ऐसे ही लिख दे, ये क्लोजिंग पेएबल थोड़ा गलत हो गया है, ये क्लोजिंग प्रीपेड थोड़ा गलत हो गया, तो गलती भी तो हो सकती है ना, पर वो भी फिर छोड़ दो, वो भी साइड पे रखो, ये उसकी बात भी नहीं कर रहा। मैं तो सिर्फ आपको ये समझाने निकला था आज, मैं तो सिर्फ ये समझाने निकला था आज कि जो आप उर्फ़े आम में सुन लिया करते थे ना कि ट्रायल में तो हमेशा पेड की फिगर होती है, वो इस ट्रायल में पेड की फिगर होती है जिसके अंदर क्लोजिंग एडजस्टमेंट्स गिवन होती हैं एक्रूवल प्रीपेमेंट की। लेकिन अगर ट्रायल के अंदर ही आपको क्लोजिंग एक्रूवल और प्रीपेमेंट्स नजर आ जाएं तो ऐसे ट्रायल में नजर आने वाली फिगर पेड की नहीं होती बल्कि एक्सपेंस की होती है, ठीक है? इसको मैं कह सकता हूं ये एक्सपेंस है, पेड नहीं। डन जी, सही है? चले, पिक्टूरे लेनी है तो 1 मिनट सब्र करें। ये सारी बात मैंने सिर्फ इसलिए की थी कि मैंने आपको, असल में ना पिछली क्लास में मैंने जुमला बोल दिया कि ट्रायल में तो हमेशा पेड की फिगर ही होती है, उस्तादों ने बताया होगा, तो उन्होंने फिर थोड़ा सा महसूस किया इस बात को, तो फिर मैंने कहा चलो थोड़ा सा गपशप लगा लेते हैं। समझ आइए सबको? जल्दी कर लो, तस्वीरें खींच भी लो, तस्वीरें वो हाइब्रिड वालों ने खींच भी ली हैं तस्वीरें, देखो कितने आप लोग निकम्मे और नालायक हो। फौरन हाइब्रिड में 2-3 मोबाइल निकल आए जी, नहीं हम भी खींच रहे हैं। हाँ अच्छा जी, वो एक छोटी सी बात मैं करने से भूल गया था,
कि 4 चीज़ें हैं, 4 स्टेप्स जो लिखवाए हैं कि ज़रूरी नहीं है कि ये इसी तरतीब से हो कि हमेशा आपका एक्सपेंसिव बैलेंसिंग निकले। 4 नॉर्मल चीज़ें होनी चाहिए, ओपनिंग, क्लोजिंग, एक्सपेंस और कैश। इन 4 में से कोई सी 3 आप कैलकुलेट कर सके, चौथी बैलेंसिंग निकल आएगी। ठीक है ना। ओपनिंग गिवन है, कैश गिवन है, एक्सपेंस गिवन है, क्लोजिंग निकाल लो बैलेंसिंग। ओपनिंग गिवन है, कैश गिवन है, क्लोजिंग गिवन है, एक्सपेंस निकाल लो बैलेंसिंग। ओपनिंग गिवन है, एक्सपेंस गिवन है, क्लोजिंग गिवन है, कैश निकाल लो बैलेंसिंग। ओपनिंग ही नहीं गिवन, कैश, एक्सपेंस और क्लोजिंग गिवन है तो ओपनिंग बैलेंसिंग निकाल लो। मकसद कहने का यह है कि 4 स्टेप्स में कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपका चौथा ही स्टेप सिर्फ बैलेंसिंग निकलेगा एक्सपेंस की फिगर। आपका लेजर है, उस लेजर में 4 नॉर्मल चीजें होती हैं, ओपनिंग, एक्सपेंस, पेड और क्लोजिंग। ओपनिंग, एक्सपेंस, कैश, पेड और क्लोजिंग। इन 4 में से कोई से 3 मिल जाएं या कैलकुलेट कर सको तो चौथा बैलेंसिंग निकल सकता है। ये ज़हन में रखना, ठीक है। ये नहीं हो कि आप लकीर के फकीर ही बने लें, लाइन के बैगर्स। अच्छा जी, नेक्स्ट। ये असल में सवाल कराना था आपको, बस ये सवाल का। हाँ जी, टाइम जिसका हो गया चला जाए। क्वेश्चन नंबर 7, फॉलोइंग आर द, ये 1.5 मिनट के सवाल नहीं है बेटा, बातें नहीं करें प्लीज, खामोश रहें, हाइब्रिड वाले भी। फॉलोइंग आर द एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम ट्रायल। रेंट एक्सपेंस ट्रायल में गिवन है 90। अब लिख भी दिया एक्सपेंस, धोखा नहीं खाना, नीचे क्या लिख रहा है अदर इंफॉर्मेशन में, रेंट एक्रूड एट 31 दिसंबर 8 इज 12, तो धोखा नहीं खाना। अदर इंफॉर्मेशन में क्लोजिंग पेएबल गिवन है, तो पक्की बात है कि ट्रायल में पड़ा हुआ रेंट पेड है। एक्सपेंस लिखता भी है तो हम धोखा नहीं खाएंगे। बात समझ गए? ठीक है, तो चलो अपने इस स्टेप्स पे चलते हैं। ये जी रेंट एक्सपेंस का लेजर बनाना है। स्टेप 1 वी विल राइट ओपनिंग, है जी ओपनिंग है नहीं, लिखने की जरूरत नहीं। स्टेप 2 वी विल रिकॉर्ड कैश। अब चूंकि अदर इंफॉर्मेशन में एक्रूवल की एडजस्टमेंट है तो फिर ट्रायल में कैश पेड की फिगर है, तो ट्रायल से इसको उठा लो 90। स्टेप 2 वी विल रिकॉर्ड कैश, हमने यहां पर लिख दिया एज पर ट्रायल या कैश, जो मर्जी लिख लो, पर इतने गुस्से से ना लिखो, मार्कर दूसरा यूज कर लो। तो कैश या एज पर ट्रायल कितना है जी, 90,000, बस 90 कर लो, ठीक है। स्टेप 3 वी विल कैलकुलेट क्लोजिंग। सवाल ने कहा क्यों इतनी मुश्किल काम सीख लिया आपने? मेरी तरफ से तो आसानी है, मैं बताता हूँ, कैलकुलेट ना करो, मैं बताता हूँ क्लोजिंग कितना है। रेंट क्लोजिंग में एक्रूड है, ओइंग है 31 दिसंबर पे कितना 12, तो क्लोजिंग डेट पे भाई पेएबल है, जरा बताना क्लोजिंग डेट पे पेएबल है किस तरफ आएगा? आज बहुत नींद आई हुई है तुम्हें, है ना जी। क्लोजिंग पेएबल जी कितना 12, तो बैलेंसिंग फिगर एक्सपेंस की निकल आएगी, यानी रेंट एक्सपेंस की, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस में जानी है कितनी जी, ओके। तो प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंसिंग फिगर आ गई 102, ठीक है जी। इधर देखो भाई, बेटा चुप कर जाएं प्लीज, कहां तो नहीं खा के आई हूं जी। और क्लोजिंग में पेएबल, प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस, फिर भी चुप नहीं हो रही। प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस की फिगर और बैलेंस शीट में क्लोजिंग पेएबल करंट लायबिलिटीज में नजर आएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये सारी बात सिर्फ इतनी सी बात के लिए आधा पौना घंटा मैंने लगाया है कि ट्रायल में पेड की फिगर होती है। अब इतना टाइम लगा ले बंदा तो फिर आपकी तरफ से भी तो कोई गिफ्ट मिलना चाहिए ना उस्ताद को। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका होमवर्क है, इसमें एक्सपेंस इंश्योरेंस है। वो ये क्वेश्चन नंबर 3 भी पहले होमवर्क में है, 1 और 2 मैंने करवा दिया आपको। अच्छा, ये जो होमवर्क में है ये मैं इंशाल्लाह मंडे को करवा दूंगा, लेकिन चेक जरूर करूंगा मंडे को, मैं बता रहा हूँ, माफी कोई नहीं होनी।
अच्छा 3 होमवर्क में है फिलहाल, 4, 5, 6 अभी नहीं करने। ओके, इसमें लोन और इंटरेस्ट है। ये मंडे को 10-15 मिनट की बात भी नहीं है, 10 मिनट भी नहीं लगेंगे टोटल ये सवाल भी करने में, लेकिन फिलहाल मैंने छेड़ा नहीं उसको, जरा उसको अलग रखें। बेसिकली तो बोरिंग कॉस्ट में उन्होंने इस्तेमाल होने, लोन ने और उसके इंटरेस्ट ने। ठीक है, अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 8 होमवर्क में, 9 होमवर्क में कोई 1-2 सवाल फंसेगे भी सही, ऐसे नहीं है कि कोई बिल्कुल सारे ही हो जाएंगे, कोई मसला नहीं। 10 होमवर्क में है और सबसे इंपॉर्टेंट मेरा फेवरेट क्वेश्चन, इसमें कुछ भी नहीं है भाई, सिर्फ मैं बिल्कुल सारे ही करवाऊंगा लेकिन करके आप लोग आएंगे तब, वरना क्लास में बैठने की जरूरत नहीं है, निकाल दूंगा। अच्छा जी सुने, खामोश होंगे प्लीज। ट्रायल में एक नहीं मल्टीपल एक्सपेंसेस गिवन है, उसूल पहले से बता चुका हूं। ये ट्रायल में कैश पेड की फिगर पड़ी होती है। मिसाल के तौर पे रेंट, एडजस्टमेंट टू रेंट की है, रेंट ट्रायल में नजर आ रहा है 900, ये ट्रायल में रेंट लिखा हुआ है, इनकम भी तो हो सकती है। एडजस्टमेंट में नहीं पता लग रहा, ट्रायल की डेबिट साइड पे पड़ा है, एडजस्टमेंट की बात बाद में करना। ठीक है, सुने जी, एक्सपेंस है ये, लेकिन एक्सपेंस क्यों नहीं कह रहा, क्योंकि अदर इंफॉर्मेशन में इसकी एडजस्टमेंट गिवन है, तो ये ट्रायल में मैंने इसको कहना है पेड की फिगर है। और नीचे कहता है रेंट ऑफ 300 फॉर लास्ट 3 मंथ ऑफ 13 हैड नॉट बीन पेड एंड नो एंट्री हैज बीन मेड, तो भाई क्लोजिंग पेबल है, तो वही आपने अपने स्टेप्स को फॉलो करना है। प्रॉफिट एंड लॉस भी वाली फिगर भी निकलेगी और बैलेंस शीट वाली भी। ऐसे ही ऊपर स्टेशनरी आ रही है, स्टेशनरी को भी किसी और एक्सपेंस की तरह से एक्सपेंस समझो। ये कॉलेज वालों ने मार्कर खरीदे, डस्टर खरीदे, रख लिए, सारे इस्तेमाल नहीं हुए, तो क्लोजिंग डेट पे जो बच गए वो जैसे एक्सपेंस प्रीपेड में एसेट है, ये क्लोजिंग में स्टॉक में एक एसेट बन जाता है। तो ओपनिंग पड़ा है, खरीदा है कैश पे करके, क्लोजिंग पड़ा है, बाकी का कंज्यूम हो गया, वो एक्सपेंस है। इसी तरह से हर एक क्वेश्चन, हर एक स्टेप है इसके अंदर। लेकिन मेरी तसल्ली तब होगी, अगले पे भी होमवर्क लिखा हुआ है, मेरी तसल्ली तब होगी जब हम इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स भी बनाएंगे। इस सवाल की गलती सही कर लो, जिन्होंने किताबें बंद करके बैग में डाल दी थी, निकाल के। यहाँ पर 31 दिसंबर 12 गलती से लिखा हुआ है, इसको 31 दिसंबर 13 कर लीजिए, मैं फिर इस दफ़ा भूल गया हूँ। ये पेज नंबर 468 पे हम चल रहे हैं। पेज 468 पे हम चल रहे हैं और रिक्वायरमेंट में 2012 को काट के 2013 कर लीजिए, और साथ में प्रॉफिट एंड लॉस के और बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स भी बनाने हैं। तो असल सवाल तो यही है, 11वां और फिर 12वां भी एक अच्छा सवाल है। तो आपने जी होमवर्क लिख दिया इसके साथ, तो टोटल होमवर्क बना क्वेश्चन नंबर 3, 8, 9, 10, 11, 12, और आपकी क्लास को एक होमवर्क दिया था वो 70, कौन सा 70 दिया था, दूसरी क्लास को वो होमवर्क देना भूल गया था, आज भी भूल गया, उनको अब मैसेज करवा रहा हूँ, तो मंडे को इंशाल्लाह फिर वो डिस्कस कर लूँगा कि क्या करना है उसका। ज़िंदगी रही तो होगी मुलाकात मंडे को। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।